आप सभी का स्वागत है प्रयास आर्ट्स क्लासेज में। तो हम लोगों ने कल तक जहां तक जिस नगर के बारे में पढ़े थे और वहां से मिलने वाले जो पुरातात्विक अवशेष थे उस सब के बारे में हम लोग कल ही पढ़े थे हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े थे, कालीबंगा के बारे में पढ़े थे, लोथल के बारे में पढ़े थे। उसके बाद चनहुदरो के बारे में भी पढ़े थे हम लोग। उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है ये पढ़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी ये भी पढ़े थे। इस सब के बारे में हम लोग कल चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे। एक नगर जैसे बताए थे कल, चनहुदरो से क्या मिला है तो बैलगाड़ी का प्रमाण मिला है। बैलगाड़ी का प्रमाण चनहुदरो से मिला है, लेकिन पूछेगा मिट्टी के बैलगाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला है तो बनवाली से मिला है। तो हम थोड़ा बनवाली के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हल्का। देखिए, बात करेंगे हम लोग बनवाली के बारे में। बनवाली या इसको बनावली भी कहते हैं, बनवाली। तो बनवाली की जो पहले सबसे पहले बात करेंगे खोज कब हुआ था। बनवाली की खोज, इसका खोज बात करेंगे, इसका खोज कब हुआ। उसके बाद बात करना है इसका खोजकर्ता कौन है, क्या हो जाएगा खोजकर्ता। उसके बाद बात करेंगे स्थिति, यह कहाँ स्थित है, लोकेशन होता है ना। उसके बाद बात करेंगे इसका नदी किनारे, कौन नदी के किनारे है, नदी किनारे, नदी किनारे। देखिए, तो हम लोग चर्चा करते हैं अब इस सब बात पर। देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे बनवाली की जो खोज हुई थी वो कब हुई था। तो बनवाली की खोज 1973-74 में हुई थी। 1973 से लेकर 74 तक हुआ था, बनवाली का खोज हुआ था। ठीक है, इसके जो खोजकर्ता है ना रविंद्र सिंह बिष्ट है। कौन है, बनवाली का खोज किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट या RS बिष्ट जिसको कहते हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट। याद रखिएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट याद रखना है। इसको हम लोग RS बिष्ट भी कहते हैं, RS बिष्ट। आपके एग्जाम में हो सकता है पूरा नाम ना देकर RS बिष्ट ही दिया जा सकता है। जिस प्रकार RD बनर्जी देता है उसी प्रकार RS बिष्ट भी दे देगा। रविंद्र सिंह बिष्ट याद रखेगा। उसके बाद इसकी स्थिति, लोकेशन यानी कहाँ स्थित था, तो ये याद रखिएगा हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। और हरियाणा के हिसार जिला है, हरियाणा भारत में, यानी भारत में पड़ता है हरियाणा। उसके बाद देखिए नदी किनारे, कौन नदी के किनारे था, तो ये जो नदी के किनारे बसा था वो सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती, सरस्वती नदी किनारे। सरस्वती या इसको घग्घर भी कहते हैं, घग्घर। हो सकता है सरस्वती की जगह पर घग्घर दे दे। तो ये सब क्या है, बनवाली का थोड़ा परिचय है, मूल परिचय है। पूछेगा बनवाली का खोज कब हुआ, 1973-74 में। खोजकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। कहाँ स्थित था, तो भारत के हरियाणा जिला के, हरियाणा राज्य के हिसार जिला में। ठीक है, अब यहाँ से मिलने वाले पुरातात्विक अवशेष में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले याद रखिएगा चक्राकार अंगूठिया। पहला पुरातात्विक अवशेष हम बात करेंगे चक्राकार अंगूठिया, चक्राकार अंगूठी। चक्राकार अंगूठी मिली है, इससे यह पता चलता है कि वो लोग अंगूठी के बारे में जानते थे। कैसा अंगूठी पहनते थे, चक्राकार। चक्राकार अंगूठी कैसा होता है, देखिए चक्राकार अंगूठी ऐसा होता है, इस प्रकार चक्र की तरह होता है। अभी कभी आप लोग चक्र देखे, उसी प्रकार का होता है अंगूठी। ये क्या है, अंगूठी, चक्राकार अंगूठी है। ये अंगूठी मिला है बनवाली से, इस प्रकार का अंगूठी मिला है कहाँ से, बनवाली से। ये है चक्राकार अंगूठिया मिला है। उसके बाद नाक एवं कान की बाली मिला है। दूसरा नाक एवं कान, नाक एवं कान की बाली, नाक एवं कान की बाली मिला है। बाली होता है ना, कान वाली, नाक वाली सब होता है ना, तो कनवाली नकवाली सब कहाँ से मिला है, बनवाली से मिला। याद रखिएगा, चक्राकार अंगूठी कहाँ से मिला है, बनवाली से। नाक एवं कान की बाली कहाँ से मिला है, बाली जो कान में पहनते हैं औरत सा, ये सब कहाँ से मिला, बनवाली से। इससे यह पता चलता है कि वो लोग अंगूठी के बारे में जानते थे, श्रृंगार के बारे में जानते थे, बाली उली के बारे में ये सब जानते थे। ठीक है, तीसरा नंबर में बात करते हैं तो मिला है मिट्टी के बैलगाड़ी, मिट्टी के बैलगाड़ी, मिट्टी के बैलगाड़ी। याद रखिएगा क्या होगा, मिट्टी के बैलगाड़ी। सीधे पूछता बैलगाड़ी तो कहाँ से हो जाता, चनहुदरो से। आज जब ये पूछेगा मिट्टी के बैलगाड़ी तो कहाँ से हो जाएगा, क्या कहेंगे, बनवाली से। याद रखिएगा। उसके बाद मछली पकड़ने का कांटा, यहाँ पर लिखते हैं, जिसको आप लोग बंसी कहते हैं। मछली पकड़ने का कांटा मिला है, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा।
आप लोग बंसी जिसको कहते हैं, जिससे मछली पकड़ा जाता है, मछली पकड़ना ये लोग जानते थे। ये मछली किस लिए पकड़ते थे? मनोरंजन के लिए। बताया थे मनोरंजन का साधन था इन लोगों का, या तो शिकार करते थे, या तो चेस खेलते थे, या नहीं तो क्या करते थे, मछली पकड़ते थे। ये सब दो जानवर को आपस में लड़ा देते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ा देते थे, यही सबका मनोरंजन का साधन था। तो ये लोग मछली पकड़ते थे मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए लोग मछली पकड़ते थे। उसके बाद मिट्टी के बैलगाड़ी हो गया, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। यहां से खिलौने का प्रमाण मिला है, जो किसका बना था? मिट्टी के। मिट्टी का खिलौने कहां से मिला है? बनवाली से, ईटीसी। ये सब याद रखिएगा, बनवाली से मिला है, ठीक है। जितना भी बताया पहले, सबसे पहले एक बार रिपीट करते हैं। बनवाली का खोज कब हुआ? 1973-74 में। कौन खोज किए थे? रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट। ये किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में है, जिला हिसार में है। उसके बाद किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। बनवाली से पुरातात्विक अवशेष में क्या मिला है? तो चक्राकार अंगूठी मिला है, नाक एवं कान की बाली मिला है, मिट्टी के बैलगाड़ी मिला है। सीधे बैलगाड़ी तो चनहुद्र हो, मिट्टी के बैलगाड़ी तो बनवाली। जब ये मिट्टी का पूछेगा तब कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है मिट्टी के बैलगाड़ी। मछली पकड़ने का कांटा जिसको बंसी कहते हैं, गाँव घर में बंसी कहा जाता है। मिट्टी के खिलौने, ये सब कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। तो बनवाली समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते थोड़ा आगे की तरफ, देखिए इसको हटाते हैं, बनवाली हो गया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, लोथल पढ़ा दिए हैं, लोथल तो पढ़ा दिए थे कल ये। रंगपुर, थोड़ा रंगपुर के बारे में बात करते हैं। क्या होगा? रंगपुर। रंगपुर से अच्छा धौलावीरा पहले पढ़िए, धौलावीरा। क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। धौलावीरा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो धौलावीरा के सबसे पहले पढ़ेंगे खोज कब हुआ था, इसकी खोज पहले बात करेंगे, खोज की। उसके बाद बात करेंगे खोजकर्ता कौन है, यानी खोजने वाला व्यक्ति कौन है, खोजकर्ता। उसके बाद बात करेंगे स्थिति, यह कहाँ स्थित था। उसके बाद बात करेंगे नदी, कौन नदी के किनारे विकसित यानी स्थित था, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं खोज की। इसका जो खोज हुआ था 1967-68 में। कब हुआ था? 1967-68 में। इसके जो खोजकर्ता है ना, इसके खोजकर्ता कौन है तो याद रखेगा, खोजकर्ता पूछेगा तो याद रखेगा क्या हो जाएगा? जगपति जोशी। जगपति जोशी, देखिए जगपति जोशी, इसके खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद यह स्थिति पूछ रहा है, स्थिति कहाँ है? तो धौलावीरा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। गुजरात भारत में पड़ता है। धौलावीरा गुजरात भारत में। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा धौलावीरा लूनी, लूनी है, इसी को मनसर नाला भी कहते हैं। मनसर नाला, 2 गो नाम है इसका। जिस प्रकार सरस्वती नदी का नाम क्या है? घगर, उसी प्रकार लूनी नदी का नाम क्या है? मनसर नाला। तो याद रखिएगा धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे या मनसर नाला। उसके बाद क्या है? धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। और यहाँ पर याद रखेगा, पूछेगा धौलावीरा के खोजकर्ता कौन है तो जगपति जोशी कहिएगा। लेकिन पूछेगा धौलावीरा में विस्तृत उत्खनन, मतलब कि बहुत विस्तार से उत्खनन कौन करवाया था? ये तो खोज किए थे धौलावीरा के। अब क्वेश्चन पूछेगा विस्तृत उत्खनन, यहाँ पर मान लो कहेगा विस्तृत उत्खनन कौन किया? विस्तृत उत्खनन, उत्खनन। देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए धौलावीरा के खोजकर्ता पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जगपति जोशी। विस्तृत उत्खनन कहेगा, मतलब विस्तृत का मतलब क्या हुआ? विस्तार से, उस जगह पर विस्तार से खोदना, उसके जगह क्या चीज मिला है ये सब जो विस्तृत उत्खनन करवाए थे वो किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र RS बिष्ट लिखते, देखिए RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट। पूछेगा धौलावीरा के खोजकर्ता कौन है तो जगपति जोशी। अब पूछेगा धौलावीरा के विस्तृत उत्खनन कौन किया था तो RS बिष्ट, यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने धौलावीरा के क्या कहते हैं ना, विस्तृत उत्खनन किया था। तो ये सब समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर कौन था जो 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। देखिए धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर, एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में विभक्त था।
देखिए धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। इससे पहले जो भी नगर पढ़ा है वो सब बताया कि 3 भागों में या 2 भागों में विभक्त था। ये नगर 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। तो ये सब याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा पढ़ लिए। यहाँ से कुछ पुरातात्विक अवशेष कुछ उतना खास नहीं है। अब नगर से जो नगर इंपोर्टेंट था वही से पढ़ा दिए। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में ना 6 नगरों को बड़े नगर की संज्ञा दिया गया था, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के 6 बड़े नगर। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन कौन था? 6 बड़े नगर। हड़प्पा सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन कौन था? आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के 6 बड़े नगरों के नाम लिखे, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम याद करते हैं पहले 6 को बड़े नगर कौन कौन था। पहला हो जाएगा, पहला में लिखिएगा हड़प्पा। ये भी बड़ा था, लेकिन सबसे बड़ा नगर कौन था? इससे पहले भी लिख दीजिए मोहनजोदड़ो। पहला नंबर में मोहनजोदड़ो लिखी, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। दूसरा नंबर में लिखिए हड़प्पा। हड़प्पा। उसके बाद कालीबंगा। तीसरा नंबर में कालीबंगा। कालीबंगा बताए थे कल, कालीबंगा के बारे में भी पढ़ाए थे। उसके बाद धौलावीरा। 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 उसके बाद 5 नंबर में लिख लीजिएगा राखीगढ़ी। 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 6 नंबर में लिखिएगा गनवारी वाला। गनवारी वाला क्या हो जाएगा? गनवारी वाला। देखिए ये था हड़प्पा सभ्यता के 6 बड़का बड़का नगर था, जिसमें से सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर। सबसे बड़ा नगर। उसके बाद हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया नगर। सबसे पहला खोजा गया नगर। सबसे पहला खोजा गया नगर। उसके बाद देखिए धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी भारत में भारत में स्थित सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। सबसे बड़ा नगर क्या करता है? भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर कौन था इस सभ्यता का? पूछेगा आपसे। देखो कहेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सबसे बड़ा नगर तो मोहनजोदड़ो था। सबसे बड़ा नगर कैसे सबसे बड़ा नगर? और जब ये यहाँ पर पूछेगा भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो राखीगढ़ी। तो कैसे? रे भाई बताए थे मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? ये पाकिस्तान वाला एरिया में सिंध प्रांत में पड़ता है, इसीलिए ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो था, लेकिन ये भारत में नहीं था। इसीलिए पूछेगा सीधे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर तो मोहनजोदड़ो। लेकिन पूछेगा भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो भारत में कौन है? राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। भारत लगाकर पूछे तो राखीगढ़ी, और भारत नहीं लगाया सीधे सबसे बड़ा नगर पूछे तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये सब याद रखेगा। हड़प्पा क्या था? तो सबसे पहला खोजा गया नगर था। ये सब बता दिए हम। तो हड़प्पा सभ्यता का जो 6 बड़का नगर था ये सब बताइए दिए। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार होता था। व्यापार सोना का, चांदी का, इस सब का व्यापार होता था। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसको हटाते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता का व्यापार। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार। देखिए हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश व्यापार जल मार्ग द्वारा होता था। जल मार्ग द्वारा हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश व्यापार होता था, ठीक है। और व्यापार तभी तो यहाँ से जहाज के प्रमाण मिला, नाव के चित्र वाली मुद्रा मिली है। ये सब नाव के बारे में जानते थे, जहाज के बारे में जानते थे। पहले बताए थे पानी का जहाज मिला है, ये सब याद रखिएगा। तो किस मार्ग से होता था? जल मार्ग से। और ये लोग व्यापार करते थे किसमें? जल मार्ग से करते थे। और व्यापार के 2 प्रमुख केंद्र था, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। पूछेगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नहीं है, सीधे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो एक था हड़प्पा, एक था हड़प्पा।
और दूसरा था मोहनजोदड़ो। यही दो नगर था जो व्यापार के लिए बहुत, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों नगर था व्यापार के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, जब व्यापार होगा तो वहां से वस्तु मंगाएगा भी और जाएगा भी। तो मान लेते हैं जैसे सोना ये लोग कहाँ से मंगाते थे, चांदी कहाँ से मंगाते थे, ये सब जगह के बारे में पूछ सकता है। कहेगा हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहाँ से मंगाते थे, बताए थे। कर्नाटक का कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत से ये लोग सोना ज्यादातर मंगाते थे। तांबा कहाँ से मंगाते थे, राजस्थान के खेतरी वाला एरिया से और अफगानिस्तान से। तो यही बात करना है हम लोगों को, अब पढ़ना है आयातित वस्तुएं। मतलब आयात का मतलब क्या होता है, वस्तु को अपने यहाँ मंगाना। तो आयातित वस्तुएं और जगह, कौन जगह से मंगाया जाता था, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे आयातित वस्तुएं, आयातित वस्तुएं, आयातित वस्तुएं। उसके बाद यहां पर लिखना है स्थान, मतलब कहां से मंगाया जाता था, स्थान। चलिए अब देखते हैं थोड़ा आयातित वस्तुएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोना ये लोग कहां से मंगाते थे। पहला नंबर में लिखेंगे सोना। ये लोग सोना कहां कहां से मंगाते थे, ठीक है। देखिए तो सोना ये लोग मंगाते थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो गया। इसके अलावे बताए थे फारस, फारस से मंगाते थे। तभी तो फारस की मुहरें मिले हैं, फारस की मुहरें लोथल से मिला है। इसका क्या प्रमाण है, फारस से ये लोग व्यापार करते थे। फारस यानी इराक ईरान वाला क्षेत्र है, वही फारस था। तो अफगानिस्तान हो गया। इसके अलावे फारस से, इसके अलावे दक्षिण भारत यानी कर्नाटक के कोलार खान से, दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से। देखिए सोना कहाँ कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से, फारस से और दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत का कौन सा जगह है जो सोना के लिए प्रसिद्ध है, तो कोलार खान कर्नाटक में। कोलार खान बताए थे कर्नाटक में जो सोना के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का कोलार खान कर्नाटक में है, जो वो भारत में सोना के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करेंगे दूसरा नंबर में चांदी कहाँ से मंगाते थे। दूसरा नंबर में चांदी, ये लोग चांदी भी मंगाते थे। तो चांदी कहाँ से मंगाते थे, चांदी का व्यापार कहाँ से करते थे, तो चांदी का व्यापार करते थे अफगानिस्तान से। बताए थे ज्यादातर व्यापार जो होता होगा ना अफगानिस्तान से होता था, अफगानिस्तान और फारस से। फारस जो अभी आप लोग ईरान, इराक, ईरान देख रहे हैं, वहीं से मंगाते थे। अब क्या कहते थे, चांदी। उसके बाद बात करते हैं तांबा, ये लोग कहाँ से मंगाते थे। 3 में तांबा, तांबा ये लोग कहाँ से मंगाते थे, तो तांबा जो मंगाते थे ना बलूचिस्तान। आप लोग नाम सुने होइएगा बलूचिस्तान। जब हम सुत कांगेडोर बताए थे हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है उसके बारे में बताए थे, तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान के अलावे ये लोग मंगाते थे अरब देश से, अरब, ओमान जिसको कहते हैं ना, अरब से। ओमान लिख दीजिए, अभी अरब है, ओमान, ओमान से मंगाते थे। इसके अलावे तांबा खेतरी, राजस्थान का खेतरी, राजस्थान का खेतरी से मंगाते थे। तांबा ये लोग कहाँ से मंगाते थे, तो बलूचिस्तान से, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ओमान जो अभी आप लोग अरब देश देख रहे हैं वही ओमान, बताए थे ना ओमान। उसके अलावा राजस्थान का खेतरी, बताए थे राजस्थान का खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए राजस्थान का खेतरी प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा, ये लोग टीन मंगाते थे। 4 में हो जाएगा टीन। बताए थे तांबा और टीन को मिला देने से, तांबा प्लस टीन को यदि मिला दीजिएगा तो क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। तो ये लोग टीन जो मंगाते थे वो कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान से। ज्यादातर अफगानिस्तान से व्यापार होता था। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान यानी फारस। अफगानिस्तान और फारस से। देखिए अफगानिस्तान और फारस से मंगाते थे टीन। उसके बाद बात करेंगे 5 में सेलखड़ी का। सेलखड़ी, ये लोग सेलखड़ी कहाँ से मंगाते थे, और सेलखड़ी का बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में ना क्या बना होता था, मुद्रा बना होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किसकी बनी होती थी, सेलखड़ी की, याद रखिएगा, सेलखड़ी का मुद्रा बना होता था। ये मंगाते थे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान और राजस्थान से।
राजस्थान वाला एरिया से मंगाते थे ये लोग सेलखड़ी। सेलखड़ी एक धातु होता है, पत्थर, मुलायम मुलायम पत्थर होता था, उसके ये लोग क्या बनाते थे, मुद्रा बनाते थे, रुपया बनाते थे सेलखड़ी का। तो पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा किसकी बनी होती थी, सेलखड़ी की बनी होती थी। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा आप लोग। बात करेंगे 6 में सीसा। ये लोग सीसा भी मंगाते थे, सीसा। सीसा के अलावे लाजवर्द, नीला रत्न, ये सब सुलेमानी पत्थर, ये सब का व्यापार करते थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो लिखते हैं। सीसा कहाँ से मंगाते थे, तो अफगानिस्तान और फारस से। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और फारस, अफगानिस्तान एवं फारस से मंगाते थे ये लोग सीसा। फारस को अभी ईरान कहते हैं। जिस अभी आप ईरान वाला क्षेत्र देख रहे हैं वो सब फारस की सभ्यता यानी फारस में आता था। ठीक है, ये सब सीसा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया, सेलखड़ी हो गया, ये सबको याद रखेगा। तो व्यापार यही करते थे, इसके अलावे भी करते थे, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखेगा बस। पूछेगा सोना कहाँ से मंगाते थे, तो अफगानिस्तान से, इसके अलावे फारस से, और दक्षिण भारत का कोलार खान, दक्षिण भारत में कोलार खान कर्नाटक में स्थित है, वहाँ से ये लोग क्या मंगाते थे, सोना मंगाते थे। चांदी कहाँ से मंगाते थे, तो अफगानिस्तान से और फारस से, यानी फारस जो ईरान है जिसको कहते हैं। तांबा कहाँ से मंगाते थे, तो बलूचिस्तान, ओमान और राजस्थान का खेतरी। राजस्थान का खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेगा। अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से क्या मंगाते थे, तो टीन। टीन क्या होता था, तो तांबा और टीन को मिलाने से जो कांसा बनता था मिश्र धातु, तो टीन की तो आवश्यकता होगी, कांसा बनाने के लिए टीन की आवश्यकता होगी और तांबा की आवश्यकता होगी। तो तांबा का भी व्यापार करते थे और टीन के भी व्यापार करते थे। ऐसा नहीं है कि भारत में तांबा टीन नहीं था, सोना चांदी नहीं था, सब कुछ था, लेकिन उतनी अधिक मात्रा में नहीं थी। इसीलिए ये लोग बाहर से मंगाते थे और उसको मंगा कर उसको पिघला कर नया रूप देते थे। पिघलाने के बाद उसको कोई आभूषण बना देते थे, किसी का औजार बना देते थे, जो कि उससे दुगुनी तीन गुनी दाम में बिकती थी। इसीलिए ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान से मंगाते थे, सेलखड़ी का मुद्रा बनाते थे ये लोग। सीसा, सीसा अफगानिस्तान और फारस ईरान से मंगाते थे, फारस जो इसको अभी ईरान कहते हैं। तो ये सब क्या कहते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता में आयातित किए जाने वाले प्रमुख वस्तुएं हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता में ना माप तौल की इकाई थी, माप तौल की इकाई। आज चैप्टर लास्ट ही होगा, कल से क्वेश्चन आंसर करेंगे कल। माप तौल, सिंधु घाटी सभ्यता में ना माप तौल की जो इकाई थी, कितना इकाई, जिस प्रकार 16 इकाई अनुपात, 16 इकाई माप तौल की इकाई, माप तौल की इकाई। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल की इकाई कितना क्या था, 16 अनुपात में, 16 अनुपात, 16 के अनुपात में माप तौल की इकाई थी। जिस प्रकार अभी मापा तौला या जाता है, मापा या तौला जा जाता है, जिसको द्रव्यवाचक संख्या कहते हैं, मापे तौल किसको कहते हैं, द्रव्यवाचक संख्या को ही करते हैं। तो माप तौल की इकाई कितना क्या था, 16 के अनुपात में था। जिस प्रकार अभी 1 लीटर होता है, 1 किलो होता है ना, उसी प्रकार ये लोग 16 के इकाई के अनुपात में, किसी अनुपात में मापा या तौला जाता होगा, तो उस समय कितने के अनुपात में ये मापा तौला जाता था, 16 के अनुपात में। इकाई 16 अनुपात में माप तौल की इकाई थी इन लोगों की। सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल की इकाई कितना क्या था, 16 इकाई अनुपात, 16 इकाई के अनुपात में। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में बाट, बाट बताए थे, बटखरा जिसको कहते हैं, 1 केजी का, 2 केजी का, 5 केजी का बटखरा होता है ना, उसी प्रकार बाट। सबसे बड़ा बाट कितना का था, सबसे बड़ा बाट सिंधु घाटी सभ्यता में, सबसे बड़ा बाट, बाट होता है बटखरा जिसको कहते हैं, जोखने के लिए जो काम आता है, तौलने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा बाट जो था वो कितने का था, वो था 1375 ग्राम का। ये इससे पहले भी बताए थे, 1375 ग्राम का। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा बाट कितना का था, 1375 ग्राम का। उसके बाद बात करते हैं सबसे छोटा बाट कितना का था, सबसे छोटा बाट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा बाट जो था, सबसे छोटा, वो कितना का था, तो 0.87 ग्राम का। अभी तो 1 ग्राम भी, अभी तो कंप्यूटर वाला सिस्टम है, एक बारे में कै किलो भी जोक सकते हैं, 1 ग्राम भी जोक सकते हैं। लेकिन उस समय जो बटखरा था, सबसे छोटा बटखरा जो होता था ना, वो इतना का था, 0.87 ग्राम का। और सबसे बड़ा बटखरा जो होगा वो 1375 ग्राम का होगा। सबसे बड़ा 1375 ग्राम का और सबसे छोटा 0.87 ग्राम का होता था। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा।
उसके बाद व्यापार हो ये गया। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में ना नगरों को किस पद्धति के आधार पर बसाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रिड पद्धति, एक होता है ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता में ना ग्रिड पद्धति के आधार पर नगर को बसाया गया था। ग्रिड पद्धति के आधार पर नगरों को बसाया गया था, नगरों को बसाया गया था। देखिए ग्रिड पद्धति क्या होता है, एक प्रणाली है, ग्रिड प्रणाली है, उसी आधार पर घर को बनाया जाता था। घर बनाने के लिए लोग किस प्रणाली का उपयोग करते थे, ग्रिड प्रणाली का, यानी ग्रिड पद्धति के आधार पर घर को ये लोग बनाते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किसको, समकोण पर। समकोण कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए समकोण पर काटती थी सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क। ये जो सड़क है समकोण पर काटती थी ताकि जाम की समस्या ना हो, पूरा एंगल पूरा 90 डिग्री का बनना चाहिए। इसी प्रकार समकोण पर सिंधु घाटी सभ्यता में ना सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पर लिखते हैं समकोण पर। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किस पद्धति के आधार पर घर बनाया गया था, ग्रिड पद्धति के आधार पर। सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती थी, तो समकोण पर काटती थी। सबसे बड़ा वाट कितना का, 1375 ग्राम का। सबसे छोटा वाट 0.87 ग्राम का। माप तौल की इकाई कितना था, 16 इकाई के अनुपात में था। तो ये सब आज हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता हो गया खत्म। कल से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका एनालिसिस करेंगे। उससे हमारा जो छूटा बात होगा वो सब क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाते हैं। चैप्टर पढ़ लेना अलग बात है, चैप्टर पढ़िएगा और क्वेश्चन नहीं बनेगा तो चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। चैप्टर पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन बनाइए, ताकि तभी तो पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। तो कल से हम लोग इसका क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। तो आज की सेशन को रहने देते हैं, मिलेंगे कल।